सो हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर के सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 4 क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 4 कवर कर लिए थे, 4 या फिर 5 हमने कवर किया था एंड उसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को समझा था। सो आज के हमारे इस वीडियो में भी हम समझने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स के लिए आएंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स जैसे कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना एज द न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ JACs इन तेलंगाना मूवमेंट, डिस्क्राइब द कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच लेड टू द एजिटेशन फॉर ए सेपरेट तेलंगाना स्टेट। सो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल्ड में समझने वाले हैं। तो आप इस जो मैं PDF या फिर जो वीडियो में आपको बताऊंगी नोट्स, वो आप फॉलो कर सकते हैं एंड आप उससे अपने एग्ज़ाम में भी लिख कर आ सकते हैं। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना एज द न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो तेलंगाना का स्टेट है उसको फॉर्म किया गया था इंडिया में एज ए न्यू स्टेट, तो उसका हमें फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर। सो द मूवमेंट ऑफ तेलंगाना सेपरेट एज ए स्टेट टुक इन मोमेंटम थ्रू वेरियस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे तेलंगाना को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ से, बहुत सारे प्रोटेस्ट से गुजरना पड़ा था, जैसे कि मिलियन मार्च, मास रजिस्ट्रेशंस, सकल जनरल सम्मेलन, ऑल पीपल्स जनरल स्ट्राइक भी कहा जाता है उसको, सागर हारम एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर तेलंगाना एंड आंध्रा को दोनों को मिलाकर एक स्टेट की तरह बनाया गया था, लेकिन जिसकी वजह से तेलंगाना के लोगों के राइट्स जो है वो कम हो रहे थे और तेलंगाना के लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था, उनको जॉब्स अच्छे से नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से तेलंगाना के लोगों ने डिमांड किया कि उनको तेलंगाना एज ए सेपरेट स्टेट चाहिए, उनको आंध्रा से उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के बहुत सारे ये नाम हैं और तेलंगाना मूवमेंट जो है वो जो अटेंशन है बहुत ज़्यादा ग्रैब किया था उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इशू को रिजॉल्व करना था और उन लोगों ने इसको एज ए न्यू स्टेट बनाया था। तो जो इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उन लोगों ने राज्यसभा एंड लोकसभा में मिलकर डिसाइड किया था और एक बिल को पास किया था जिसको कहते हैं AP रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2014, जिसके अंदर तेलंगाना को क्रिएट किया गया था 2014 में एज ए सेपरेट स्टेट। तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने इस बिल को साइन किया था और इसकी वजह से ये एक्ट बना था ऑन 1 मार्च 2014। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है जिसके अंदर कांग्रेस थी उस टाइम पर, UPA गवर्नमेंट, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस एक्ट से हमारे तेलंगाना स्टेट को फॉर्म किया गया था ऑन 2 जून 2014 एज दी 29th स्टेट इन द इंडियन यूनियन। सो बहुत ज़्यादा लंबे बैटल के बाद, लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, प्रोटेस्ट के बाद तेलंगाना को अचीव किया गया था ऑन द डिमांड फॉर ए सेपरेट तेलंगाना स्टेट। सो इसके अंदर चंद्रशेखर राव जी का बहुत इंपॉर्टेंट एंड डायनामिक रोल रहा है उस टाइम पर, एज ये हमारे KCR जिनको हम कहते हैं, और इन्होंने हमारे लिए बहुत फाइट किया था तेलंगाना को एज ए सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, इसीलिए इनको CM के पोस्ट पर सेलेक्ट किया गया था एंड इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एमरजेंसी ऑफ तेलंगाना स्टेट के लिए, एमरजेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। सो AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 एक एक्ट था, उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो बताए गए हैं यहाँ पर। ए स्टेट ऑफ तेलंगाना, यानी कि इस एक्ट के तहत ये बताया गया था कि तेलंगाना एज ए न्यू स्टेट एमर्ज होकर आएगा एज ए 29th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, जिसके अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। प्रेजेंटली तेलंगाना के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश को भी फॉर्म किया जाएगा एज ए स्टेट और उसके अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे आफ्टर द डिवीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि तेलंगाना से उसको अलग करने के बाद। हैदराबाद एज ए कॉमन कैपिटल। सो उस टाइम पर हैदराबाद को एज ए कॉमन कैपिटल बनाया गया था बोथ तेलंगाना एंड आंध्रा के लिए भी। तो हैदराबाद एक कॉमन कैपिटल की तरह रहा फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। कॉमन गवर्नर, उस टाइम पर जो गवर्नर है वो दोनों स्टेट्स के लिए एक ही थे, कॉमन थे फॉर सम टाइम फॉर सम स्पेशल ड्यूटीज़। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि जो 7 मेंबर्स होंगे वो तेलंगाना से आएंगे राज्यसभा में एंड आंध्र प्रदेश से 11 मेंबर्स आएंगे। एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सो लोकसभा में भी 17 मेंबर्स होंगे तेलंगाना से एंड 25 मेंबर्स होंगे आंध्र प्रदेश से। लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इस एक्ट के अंदर बताया गया था कि तेलंगाना की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जिसके अंदर 119 मेंबर्स होंगे और जो AP की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें 175 मेंबर्स होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, तेलंगाना स्टेट के पास जो है वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा और उसके अंदर 40 मेंबर्स होंगे एंड आंध्र प्रदेश के जो मेंबर्स है वो 50 मेंबर्स होंगे।
अदर प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोविजंस लाए गए, जैसे कि दोनों स्टेट्स के लिए सेपरेट हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़, ये प्रोवाइड किए गए बाय द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेएसीज इन तेलंगाना मूवमेंट। सो जेएसी का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है जॉइंट एक्शन कमिटीज़। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि तेलंगाना को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपने जॉइंट एक्शन कमिटीज़ को फॉर्म किया था और इनका काम था कि अपनी डिमांड को रखना और लोगों को ये अवेयर करना कि हमें एक तेलंगाना एज ए स्टेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है जॉइंट एक्शन कमिटीज़ फॉर्म की गई थी और इसके अंदर वेरियस वेज थे ताकि वो लोग अपनी डिमांड को पूरी करवा सकें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। उन लोगों ने मोटिवेट किया लोगों को ताकि वो लोग लड़ सकें फॉर ए सेपरेट तेलंगाना स्टेट। एंड इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेजर जेएसीज थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग द तेलंगाना मूवमेंट। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जेएसीज है जैसे कि पॉलिटिकल जेएसी, कुला संघाला जेएसी, स्टूडेंट जेएसी एंड एम्प्लॉय जेएसी। रोल ऑफ जेएसीज इन तेलंगाना मूवमेंट। सो जो रोल ऑफ पॉलिटिकल जेएसीज है वो कुछ ऐसा था कि द पॉलिटिकल जेएसी वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 दिसंबर 2009। सो इसको 24 दिसंबर 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जैसे कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, सीपीआई एक्सेट्रा। इन लोगों ने सभी ने मिलकर इसके अंदर एसोसिएशन फॉर्म किया था और इन लोगों ने सब ने मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम्स को, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स को किया था। यहाँ पर इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल जेएसीज। ये लोगों ने मिलकर जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट प्रोग्राम किए थे जिसकी मदद से हमने तेलंगाना को एज ए स्टेट पाया है। तो उन लोगों ने बहुत से प्रोग्राम किए हैं जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, सहाय निराकरण, मिलियन मार्च, मानवा हारम, सकल जनुल सम्मे, सागर हारम, जेल भरो, रैल रोको एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है प्रोटेस्ट के मूवमेंट्स थे। रोल ऑफ कुला संघाला जेएसी। तो जो कुला संघाला जेएसी है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कुला संघाला जेएसी का एमरजेंस जो है एज ए कास्ट एसोसिएशन हुआ था, यानी कि जो कास्ट के लोग होते हैं जैसे कुछ दलित्स होते हैं या फिर जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उन लोगों ने मिलकर जो है डिसाइड किया था कि उनको भी एज ए तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट होना है। उन लोगों ने भी मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना मूवमेंट। तो तेलंगाना के अंदर ये बहुत सारे लोग थे, कास्ट के ग्रुप थे जैसे कि इनके कुछ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स भी थे जैसे कि दलित, भुजन्स, बहुजन्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओसी, बीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज़ एक्सेट्रा। इन लोगों ने सभी ने मिलकर जेएसी को स्टार्ट किया और सभी लोगों ने एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सो उस टाइम पर जो है बहुत सारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थे जो लोगों के, वो कोलैप्स हो रहे थे और उस टाइम पर गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी अच्छे नहीं थे। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तेलंगाना गवर्नमेंट के प्रति नहीं थे अच्छे और तेलंगाना के लोगों को उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। उस टाइम पर तेलंगाना के लोग जो है, जो कास्ट के लोग हैं, छोटे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको उतने राइट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने, वो लोग फोर्स हो चुके थे कि वो लोग ग्रुप्स को फॉर्म कर रहे थे और उन लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो बहुत सारे पीपल यानी कि मासेस, बहुत सारे लोग मिलकर, जो बहुत सारे छोटे मोटे स्ट्रीट्स के हैं या फिर जो भी स्मॉल कास्ट के हैं, उन लोगों ने मिलकर जो है इस तरह के अपने कल्चरल सिंबल्स को लेके वो लोग निकल पड़े प्रोटेस्ट करने। रोल ऑफ स्टूडेंट्स जेएसी। सो तेलंगाना के मूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन किया था और हम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी देख सकते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के थे, उन लोगों ने भी बहुत प्रोटेस्ट किया है और वो लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे थे। उनके भी सिमिलर मल्टीपल आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन्स थे, लेकिन उनका सबका एक ही मकसद था कि हमारे तेलंगाना को एज ए सेपरेट स्टेट लाया जाए। तो उन सभी ने मिलकर फॉर्म किया स्टूडेंट जेएसीज और इसके अंदर दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वाले जेएसीज है जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी जिसको कहते हैं ओयू जेएसी एंड काकतीय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जेएसी जिसको कहते हैं केयू जेएसी। सो जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग था उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है बिकॉज उसको एज ए ग्राउंड, लॉन्चिंग ग्राउंड यूज़ किया गया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टूडेंट जेसी, यानी कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर जो है प्रोटेस्ट किया था और उसके अंदर बहुत सारे जेएसीज को फॉर्म किया था। तो यहाँ पर 2009 में टीआरएस के प्रेसिडेंट जो है चंद्रशेखर राव, जिसको हम केसीआर कहते हैं, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ हंगर स्ट्राइक को किया था, यानी कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठने का फैसला किया। उन्होंने खाना तब तक नहीं खाया जब तक वो तेलंगाना को एज ए स्टेट नहीं देख लेते। तो उस टाइम पर उन्होंने ये स्ट्राइक भी किया था एंड स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट निकाला था जिसको कहते हैं चलो असेंबली।
रोल ऑफ एम्प्लॉय जेसी। सो एम्प्लॉयज़ ने भी मिलकर एक प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया था और उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। जो इसके अंदर हम देख सकते हैं सारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, टीचर्स जो है सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम, इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था और इसको हम एम्प्लॉयज़ जेसी कहते हैं। इसमें लैक्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, जो डिफरेंट कैडर से बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन, पेन डाउन, दिल्ली चलो, लंच हावर डेमोन्स्ट्रेशन, सकला जनूला सम्मे, स्ट्राइक बाय ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, इस तरह के प्रोग्राम्स, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स को कंटिन्यू किया था और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और इसके अंदर उन लोगों ने बहुत फ़ाइट किया था तेलंगाना को लाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर इसका डिसीजन बहुत स्लो चल रहा था और उन लोगों ने इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट किया। इसलिए फाइनली हम देख सकते हैं हमें तेलंगाना एज ए स्टेट मिल गया, एज ए फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट मिल गया बाय द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन दी वेरियस फैक्टर्स विच लेड टू द एजिटेशन फॉर द सेपरेट तेलंगाना स्टेट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से रीजंस थे, फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और लोगों की डिमांड स्टार्ट हुई फॉर सेपरेट तेलंगाना स्टेट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं तेलंगाना रीजन जो था वो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह था फ्रॉम 1947 टू 1956 इन इंडियन फेडरेशन, यानी कि हमारा तेलंगाना एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही था उस टाइम पर। उसके बाद जो है विशाल आंध्रा मूवमेंट को लाया गया था, जिसकी वजह से जो है तेलंगाना को आंध्रा स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया था, इन दोनों को मिलाकर एक स्टेट बना दिया गया था। और इसके अंदर जेंटलमैन अग्रीमेंट भी लाया गया था, जिसकी मदद से तेलंगाना को ज्वाइन कर दिया गया था आंध्र प्रदेश के साथ और आंध्र प्रदेश स्टेट को फॉर्म कर दिया गया था ऑन 1 नवंबर 1956। लेकिन तेलंगाना के लोग जो है इसकी मदद से सेटिस्फाइड नहीं थे, तेलंगाना के लोगों के एस्पिरेशंस फुलफ़िल नहीं हो रहे थे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया उस टाइम पर एंड उनकी जो है वो डिससेटिस्फैक्शन थी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से। सो इसकी वजह से जो है एजिटेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लोगों ने सेपरेट तेलंगाना स्टेट की डिमांड करनी स्टार्ट की 1969 में। सो यहाँ पर दिए गए हैं मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है एजिटेशन ऑफ सेपरेट तेलंगाना स्टेट हुआ था। तो फर्स्ट इज़ रिडक्शन इन रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि उस टाइम पर एक रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन हुआ करता था जो तेलंगाना के लोगों ने सेटअप किया था, यानी कि अगर किसी भी इंसान को तेलंगाना में अगर जॉब करनी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जॉब चाहिए या फिर अगर एजुकेशन करना है तो उनके पास मिनिमम 15 ईयर्स यहाँ पर रेजिडेंस होनी चाहिए थी, लेकिन इसको रिड्यूस कर दिया गया था फ्रॉम 15 ईयर्स टू 4 ईयर्स। और इसकी वजह से जो है तेलंगाना रीजन के जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खो दी थी और इसकी वजह से लोग परेशान हो गए थे और उनको लग रहा था कि उनको यहाँ पर तेलंगाना एंड आंध्रा दोनों मर्ज होने की वजह से उनको उनकी राइट्स एंड उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रही है। नेगलेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है तेलंगाना रीजन में वो नेगलेक्ट किया गया था इन द कॉम्पोजिट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब उस टाइम पर तेलंगाना के लोगों को डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा था एंड उस टाइम पर कंट्रीब्यूशन जो है तेलंगाना रीजन का स्टेट रेवेन्यू में वो मोर दैन 40% हुआ करता था, यानी कि तेलंगाना रीजन से जो है 40% रेवेन्यू जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है तेलंगाना स्टेट के जो तेलंगाना रीजन है उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था। कैंसिलेशन ऑफ तेलंगाना रीजनल कमेटी एंड मुल्की रूल्स, यानी कि उस टाइम पर तेलंगाना रीजनल कमेटी को कैंसिल कर दिया गया था एंड मुल्की रूल्स को भी। सो आफ्टर द आंध्रा एजिटेशन ऑफ 1972 मुल्की रूल्स को फॉलो नहीं किया गया था एंड तेलंगाना रीजनल कमेटी को भी अबॉलिश कर दिया गया था और इसके अंदर जो है तेलंगाना के लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि उनको इनजस्टिस हो रही है उनके साथ एंड उनको इसकी वजह से बैकवर्डनेस फेस करना पड़ रहा था। पूर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, यानी कि उस टाइम पर तेलंगाना के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही थी। उस टाइम पर बहुत कम फ्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए गए थे एंड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बहुत कम थी उस टाइम पर तेलंगाना रीजन के अंदर। इनजस्टिस इन शेयरिंग रिवर वाटर, यानी कि उस टाइम पर 2 प्लान्स बनाए गए थे और डिज़ाइंस लाए गए थे कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स को करने का प्लान बनाया गया था कृष्णा रिवर के ऊपर। सो ये 2 प्रोजेक्ट्स थे नागार्जुना सागर एंड श्रीशैलम। तो इसकी मदद से जो है तेलंगाना के लोगों के पानी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लाए गए थे प्रोजेक्ट्स, लेकिन इन डैम्स को बनाने के बाद, इन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद भी जो सारे नीड्स है वाटर के नीड्स वो आंध्रा के लोगों के फुलफ़िल हो रहे थे, लेकिन तेलंगाना के रीजन, तेलंगाना के एरिया तक उस पानी को नहीं पहुंचाया जा रहा था, इनजस्टिस हो रहा था।
स्लो पेस ऑफ श्री राम सागर प्रोजेक्ट वर्क। सो उस टाइम पर जो है श्री राम सागर प्रोजेक्ट वर्क इम्पॉर्टेंट था और ये गोदावरी रिवर पर इसको बनाने का प्लान किया गया था, लेकिन उस टाइम पर ये काम बहुत स्लो चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। इसको बनाने के लिए कई साल लग गए और इसकी वजह से तेलंगाना के लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था सही से, और तेलंगाना के लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इसका डेवलपमेंट ज़रूरी था, लेकिन इसका प्रोग्रेस बहुत स्लो था, जिसकी वजह से तेलंगाना के लोगों ने सोचा कि ये डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पूर प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स, यानी कि जो दूसरे प्रोजेक्ट वर्क्स थे तेलंगाना में, जैसे जो श्रीशैलम है, लेफ़्ट बैंक कैनाल था, वो भी प्रॉपरली प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। उसमें भी तेलंगाना के लोगों को डिसैटिस्फैक्शन फील हो रही थी और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बहुत पूरली प्रोग्रेस कर रहे थे उस टाइम पर। ग्रॉस नेग्लेक्ट मेटेड आउट टू निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, यानी कि जो निज़ाम सागर प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये एक प्रोजेक्ट था, इसको बनाया गया था ड्यूरिंग द निज़ाम्स रेजीम, यानी कि निज़ाम्स के टाइम पर ये प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंस बहुत थी। एंड इसको बनाने के लिए तेलंगाना के लोगों ने डिमांड किया था और इसको मेंटेनेंस करना इसकी ज़रूरी था बहुत। रिमूवल ऑफ सिल्ट, यानी कि वहाँ पर जो मिट्टी है, जो सिल्ट है, उसको हटाने के लिए, और आया कट जो है उस प्रोजेक्ट में उसको करने के लिए तेलंगाना के लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी और इसके लिए 1 लाख एकड़्स की जो ज़मीन है वहाँ पर ये करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसका भी काम सही से नहीं हो रहा था। और उस टाइम पर वो गवर्नमेंट, आंध्रा स्टेट की गवर्नमेंट, इसको प्रॉपरली फिगर आउट नहीं कर रही थी, इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चल रही थी और इसकी वजह से भी तेलंगाना के लोग परेशान थे। डाइवर्जन ऑफ मंजीरा वाटर फॉर अदर पर्पसेस, यानी कि उस टाइम पर एक मंजीरा वाटर हुआ करता था, मंजीरा रिवर से आता था ये पानी, और ये पानी जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ में मदद करता था एरियाज़ में, जैसे कि मेदक एंड निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट्स में जो तेलंगाना के रीजन के हैं। लेकिन जो पानी यहाँ पर आ रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया गया, दूसरे चीज़ों में ले जाया गया, दूसरे चीज़ों के लिए, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा था जिस वजह से। और यहाँ से जो पानी आता था मेदक और निज़ामाबाद जाने का पानी, उस पानी को हैदराबाद की ओर लेकर जाया जा रहा था, डाइवर्ट कर दिया गया था और इसको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था अदर दैन इरिगेशन, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा फील हुआ कि उनका पानी भी उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा था, इनजस्टिस हो रहा था। सो ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से तेलंगाना के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन लोगों ने तेलंगाना को एज ए सेपरेट स्टेट की डिमांड की। डेप्रीवेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि जो तेलंगाना रीजन है उसके अंदर एक रजौली बंडा डाइवर्शन स्कीम को लाया गया था, जिसकी वजह से जो लोगों का शेयर था, जो पानी का शेयर था, वो यहाँ से ले जाया गया, यानी कि इसको अनऑथराइजली टैप किया गया, यानी कि इसके अंदर जो रायलसीमा रीजन है उस जगह पर पानी को ले जाया गया और यहाँ पर डेप्रीवेशन हो रहा था। तेलंगाना के लोगों को पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनकी पूरी ख़त्म हो चुकी थी फॉर 40 to 50,000 एकर्स ऑफ लैंड, यानी कि इनके जो 40 से 50,000 एकर्स ऑफ लैंड है जो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के थे, वहाँ पर पानी बिल्कुल भी पहुँच नहीं रहा था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वायोलेशन ऑफ एश्योरेंसेस, यानी कि जो एश्योरेंसेस दिए गए थे बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट एंड एलोकेशन ऑफ अदर पोर्टफोलियोज़, ये कॉन्स्टेंटली वायलेट किए जा रहे थे। यानी कि उस टाइम पर तेलंगाना और आंध्रा को मर्ज करने के टाइम पर जो डेप्यूटी सीएम थे उन लोगों ने कहा था कि वो लोग अच्छे से सभी पोर्टफोलियोज़ को डिवाइड करेंगे और तेलंगाना के लोगों के राइट्स को फुलफ़िल करेंगे, बट वो लोग इसमें नाकाम रहे और उन लोगों ने इसको वायलेट किया था, जिसकी वजह से उनके जो तेलंगाना के लोगों के डिमांड्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो लोग, बिकॉज वो उनके पूरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। डिस्क्राइब दी कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया की इलेक्शंस के अंदर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सारे इलेक्शंस होते हैं वो हमारे सुपरविजन एंड कंट्रोल के अंदर होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अंडर, और इसको आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया है। सो प्रेजेंटली जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, सो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं सभी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया में, यानी कि कौन सी पार्टीज़ है और वो लोग नेशनल पार्टी है, रीजनल पार्टी है या फिर सब रीजनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी टाइप की पार्टी, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम इनका होता है।
ये लोग प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल्स फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस, यानी कि इलेक्टोरल रोल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको बनाने का काम इलेक्शन कमीशन करते हैं। इट नोटिफाइज द इलेक्शन शेड्यूल्स विद प्रॉपर डेट्स, यानी कि इलेक्शन शेड्यूल्स को भी ये लोग ही फॉर्मुलेट करते हैं, कब इलेक्शंस होंगे, उसके डेट क्या होंगे, वो सब चीज़ें ये लोग ही करते हैं। इट प्रिपेयर्स द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी कि वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जैसे कि किसी भी लोगों को भड़का नहीं सकते हैं या फिर किसी भी लोगों को पैसे देकर वोट्स नहीं खरीद सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ये सभी चीज़ों पर नज़र रखती हैं एंड ध्यान देती हैं कि यहाँ पर कंट्री में कोई भी अनफेयर इलेक्शंस ना हो। ये सुपरवाइज़ करती है मशीनरी ऑफ इलेक्शंस इन दी कंट्री, यानी कि जो भी मशीन्स है इलेक्शन के लिए उसको सुपरवाइज़ करना भी इनका काम होता है। इट कैंसल्स द पोल और पोस्टपोन द पोल्स इन द इवेंट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस लाइक रिगिंग और वायलेंस, यानी कि जो भी पोल्स है अगर इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर ये लोग इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पोल्स को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई भी लोग मैल प्रैक्टिसेस, अगर कोई भी पॉलिटिशियंस या फिर अगर कोई भी पार्टीज़ है पॉलिटिकल, वो अगर कोई मैल प्रैक्टिस करती हुई पकड़ी जाती है जैसे कि रिगिंग या फिर वायलेंस, ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या फिर गवर्नर को ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर, यानी कि अगर कोई भी जो लेजिस्लेटर है, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, वो अगर कुछ भी मैल प्रैक्टिस करते हैं और अगर वो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो करते हैं तो अगर उनको हटाना हो, डिस्क्वालीफाई करना हो तो ये काम भी इन लोगों का होता है। ये लोग सजेस्ट करते हैं पीएम को, प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, और ये लोग कंडक्ट करते हैं जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सभी तरह के इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए भी इलेक्शन यही कंडक्ट करवाते हैं। इट अपॉइंट्स ऑल इलेक्शन पर्सनल्स, यानी कि इलेक्शन के ऑफिसर्स जो भी होते हैं उन सभी को अपॉइंट करना भी इनका काम होता है। इट अपॉइंट्स इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑन इलेक्शंस, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स वहाँ पर सामने आते हैं इलेक्शंस के अंदर उसको रिजॉल्व करना भी इलेक्शन कमीशन का एक काम है, उनका एक जॉब है। सो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि सारे आंसर्स को हमने कवर कर लिया है और ये आंसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके अंदर मैंने दूसरे वीडियोस भी अपलोड कर रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग के, वेरी शॉर्ट्स वाले। तो आपको अगर वो वीडियोस चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। I hope every topic is clear for you guys, and if you have any doubts you can comment in the comment section, and if you have any suggestion या फिर any request on any topic to make a video, I will surely make a video for that. So आप उसको comment section में लिख कर बोल सकते हैं। एंड आई होप आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं बहुत सारे दूसरे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लाती रहती हूँ एंड बहुत सारे लेसन्स को एक्सप्लेन करती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं।